Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel that is Simplified Learning with Saida Sumbul. आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट इंटरनेशनल सोसाइटी। तो हम क्या क्या उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे दैट इज़ अबाउट डेफिनेशन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसके की कॉन्सेप्ट्स। फिर हम देखेंगे कि इसके स्कॉलर्स कौन कौन से हैं। उसके बाद हम उसके एवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे और फिर हम थोड़ा सा उसके एंड रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि हमें इंटरनेशनल सोसाइटी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन। तो इंटरनेशनल सोसाइटी इज डिफाइंड एज द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स हैविंग some common values and some common interests, and they frame some common rules for attainment of these common interests. तो देखिए, इंटरनेशनल सोसाइटी का मतलब है कि सोसाइटी का एक मजमुआ, सोसाइटीज़ जो है ना वो आपस में मिलती है, स्टेट्स मिलती हैं वो सोसाइटी बनाती हैं। ठीक है, स्टेट्स को कंबाइनली ये इंटरनेशनल सोसाइटी तब कहते हैं जब उन स्टेट्स के कुछ वैल्यूज़ होते हैं, जब उन स्टेट्स के कुछ कॉमन इथिक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, उनके बाद जो दूसरा वर्ड है कि उनके उन स्टेट्स के कुछ कॉमन वैल्यूज़ होने के साथ साथ उन स्टेट्स के कुछ कॉमन रूल्स और इंटरेस्ट भी होते हैं। मतलब वो स्टेट्स कुछ परसू करना चाहती हैं, उनके कुछ इंटरेस्ट भी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सोसाइटीज़ हैं, वो जो स्टेट्स हैं, उनके एक तो कुछ कॉमन वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है, जिसके हिसाब से वो एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद उन स्टेट्स के कुछ कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, मतलब वो चाहती हैं कोई चीज़, मतलब वो कुछ अटेन करना चाहती हैं। उसके बाद जो उनके इंटरेस्ट होते हैं, जो चीज़ें वो अटेन करना चाहती हैं, उनको अटेन करने के लिए ये कुछ रूल्स बनाते हैं, कुछ रेगुलेशंस बनाते हैं। अब देखें, इंटरनेशनल सोसाइटी की डेफिनेशन आपको, मुझे पता है कि इतनी मुश्किल नहीं है और ये याद करना बहुत आसान है। मैंने की वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, 1 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि ये डेफिनेशन ये आप देखें, इसमें मैंने अंडरलाइन किया है, कलर चेंज किया है उन वर्ड्स का, जो वर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी इंटरनेशनल सोसाइटी की बात होती है तो वो सोसाइटी ऑफ स्टेट्स होती है। उसके बाद उसके कुछ कॉमन वैल्यूज़ होते हैं, उसके बाद उसके कुछ कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, फिर उसके कुछ कॉमन रूल्स होते हैं। तो ये वाली चीज़ें आपने याद रखनी है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सी कॉमन वैल्यूज़ होती हैं इंटरनेशनल सोसाइटी की। वो कॉमन वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, वो एग्जैक्टली वही कॉमन वैल्यूज़ हैं जो मैंने बहुत आसान करके आपके लिए पेश की हैं, क्योंकि ये कॉमन वैल्यूज़ वही हैं जो कि आपने ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में मैंने आपको बताए थे और आपने वो पढ़े थे और आपने इनको आराम से समझा भी था। अच्छा, नंबर 1 है सोवरेनिटी, नंबर 2 है फ्रीडम एंड लीगल इक्वलिटी, नंबर 3 है नॉन इंटरफेरेंस। तो ये कॉमन वैल्यूज़ हैं जो वो स्टेट्स जो हैं उनके अंदर होती हैं और वो स्टेट्स इनके बिहाफ पे उनके ये वैल्यूज़ होते हैं, वो इनके ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, वो स्टेट्स कुछ इंटरेस्ट्स भी परस्यू करना चाहती हैं, उनके उनके कुछ एम्स भी होते हैं और वो चाहती हैं कि वो इस पूरी वर्ल्ड में अपने कुछ मफादात भी शो करें। तो वो कौन कौन से इंटरेस्ट होते हैं स्टेट्स के, वो इंटरेस्ट होते हैं। नंबर 1 पे मैंने लिखा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, नंबर 2 पे मैंने लिखा है जस्टिस एंड फ्रीडम, और नंबर 3 पे है सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। तो वो स्टेट्स चाहती हैं कि हम इन मतलब वो चाहती हैं कि हमारे जो एम्स है, हमारे जो इंटरेस्ट है, वो ये चीज़ें मेंटेन करना है और उनकी ये कोशिश होती है कि ये वाली जो चीज़ें हैं ये मतलब हमारी स्टेट को एग्जिस्ट करने में हेल्प करेंगी। अच्छा, इन सब इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए वो कुछ कॉमन रूल्स भी बनाती हैं। अब वो रूल्स कौन कौन से हैं? फॉर
इंस्टेड मैंने यहाँ पे 3 लिखे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत सारे रूल्स भी इंटरनेशनल वर्ल्ड में हमें देखने को मिलते हैं। तो नंबर 1 है इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम, जो कि इंटरनेशनल लॉ के शेप में हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा हमारे पास इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम है, जो कि हमारे पास कॉमनली कैपिटलिज्म है। उसके बाद हम उसमें अंदर ट्रेड टैरिफ और दीज ऑल थिंग्स, मतलब जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, और ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम, यानी कि नेशन स्टेट सिस्टम, वही ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, वही नेशन स्टेट सिस्टम और वही उसी के एलिमेंट्स। तो ये सब चीज़ें अब आप ये समझ गए होंगे कि इंटरनेशनल सोसाइटी एक्चुअल में हम कहते किसको हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी को मैं समराइज करके आपको बताती हूँ कि मैंने इसके डेफिनेशन क्या लिखा था। फर्स्ट आई रोड के इट इज़ सोसाइटी ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये स्टेट्स की एक सोसाइटी है जिसमें कुछ कॉमन वैल्यूज़, उन स्टेट्स में कुछ कॉमन वैल्यूज़ होती है, और वो ये वैल्यूज़ मैंने आपको बताई थी। सॉवरेनिटी, फ्रीडम, लीगल इक्वालिटी और नॉन इंटरफेरेंस, ये इनके अंदर वैल्यूज़ होती है। और वो स्टेट्स कुछ इंटरेस्ट रखती हैं, मतलब वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहती हैं, वो जस्टिस चाहती है, फ्रीडम चाहती है, सिक्योरिटी चाहती है, वेलफेयर चाहती है। तो ये उनके इंटरेस्ट होते हैं। अब ये इंटरेस्ट हासिल करने के लिए वो कुछ कॉमन रूल्स बनाती है। वो रूल्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन इन इंटरेस्ट को वो हासिल करने के लिए ये रूल्स बनाती हैं, जो कि जस्टिस सिस्टम है और ये सब चीज़ें। अच्छा, उसके बाद मैं आपको इजी फॉर्म में बता रही हूँ कि इंटरनेशनल सिस्टम के स्कॉलर्स कौन कौन से हैं। मार्टिन राइट है, और आपने याद करना है एडम वाटसन का नाम। उसके अलावा जो मेन स्कॉलर्स आते हैं उसमें आपने हेडले बुल का नाम याद करना है, आपने मार्क एनले का नाम याद करना है, जॉर्ज ब्राउन का नाम याद करना है। उसके बाद चार्ल्स मैनिंग है हमारे पास। तो ये स्कॉलर्स आपने इस तरीके से याद करना है कि व्हेन एवर यू राइट आंसर रिगार्डिंग टू इंटरनेशनल सोसाइटी यू राइट दीज स्कॉलर्स। तो आपने इन स्कॉलर्स को बाकायदा वहाँ पे कोट करना है, इनके बारे में आपने लिखना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा एवोल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो एवोल्यूशन के बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो स्कॉलर्स हैं, इनका ये कहना था कि जो इंग्लिश स्कूल या फिर जो इंग्लिश सिस्टम है या फिर जो इंटरनेशनल सोसाइटी है वो वेस्टर्न कल्चर पे बेस्ड है। और इन स्कॉलर्स का ये कहना है कि ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी है, कि जो वेस्टर्न सिस्टम है, जो सेक्युलर सिस्टम है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और जो इंग्लिश मॉडल है, उसने पूरी वर्ल्ड में अभी तक सर्वाइवल हासिल किया है। नन अदर सिस्टम कैन रिप्लेस द इंग्लिश सिस्टम। ये बातें आपने याद करनी है, ये वर्ड्स आपने याद कर देने, हिफ्स कर देने। अब हम इन 4 कैटेगरीज में इसके इवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, और आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हमारे पास वेस्टर्न सिस्टम और इंग्लिश मॉडल जो है वो सरवाइव कर गया। ठीक है, देखें, अगर हम फिलोसॉफिकल इवोल्यूशन देखें इंग्लिश स्कूल की या इंटरनेशनल सोसाइटी की, तो हमारे पास फ़िलासफ़ीज़ कौन कौन सी आई दुनिया में। दुनिया के अंदर कम्युनिज़म की फ़िलासफ़ी आई, इस्लामिज़म की फ़िलासफ़ी आई, नाज़ी फ़िलासफ़ी आई, सोशलिस्ट फ़िलासफ़ी आई, मार्क्सिस्ट फ़िलासफ़ी आई, ग्रीक फ़िलासफ़ी आई, रोमन फ़िलासफ़ी आई, फिर हमारे पास फ्रेंच फ़िलासफ़ी आई। लेकिन we saw that democratic philosophy survived। हमारे सामने यही चीज़ है कि डेमोक्रेसी सर्वाइव्ड इट ऑल। ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं हिस्टोरिकल इवोल्यूशन को। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन को अगर हम देखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट पावर्स आए। हिस्टोरिकली हम सब पावर्स को देख लेते हैं। ठीक, और करेक्ट अंदाज़ा हमें तभी होगा कि हमारे पास इंग्लिश जो हिस्ट्री है, इंग्लिश जो सिस्टम है उसने सर्वाइव किया। तो वी हैव एग्जांपल ऑफ
स्टोन एज आए, स्पार्टास आए, एथेंस आए, ग्रीक्स आए, रोमन्स आए, स्पेनिश आए, फ्रेंच आए, सोवियट्स आए। उसके बाद हमारे पास हमें देखने को मिले कि मुस्लिम्स भी आए। लेकिन लेकिन इंग्लिश पीपल सर्वाइव्ड, इंग्लिश फिलोसफी सर्वाइव्ड हिस्टोरिकली। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर हम बात करें लीगल इवोल्यूशन की, तो लीगली भी हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स आए। इस्लामिक लीगल सिस्टम आया, चाइनीज लीगल सिस्टम आया, कॉन्फ्यूशियस, रोमन और दीज ऑल थिंग्स, बट वी सॉ कि जो वेस्टर्न लीगल सिस्टम है उसने ही सर्वाइव किया। अच्छा, उसके बाद अगर हम थियोलॉजिकल इवोल्यूशन की तरफ आए, तो वी सॉ डिफरेंट डिफरेंट थियोलॉजिकल आइडियोलॉजीज इन डिफरेंट एराज। तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट हुई, कभी ख़त्म हुई, कभी फिर से हुई, कभी ख़त्म हुई। तो वी सॉ रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट्स इन डिफरेंट एराज, इन कॉन्फ्यूशियस एरा, इन अरब एरा, इन ऑटोमन एरा। तो ये सब हमें देखने को मिले, लेकिन हमें आखिर में यही देखना पड़ता है कि सेक्युलर जो सिस्टम है थियोलॉजिकली, वो ही सरवाइव कर पाया, नथिंग अदर। तो ये स्कॉलर्स यही कहते हैं। एंड रिजल्ट्स की हम बात करते हैं, तो इन स्कॉलर्स का कहना है कि एंड में हमारे पास एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड आती है, ग्लोबल वर्ल्ड रहती है, सरवाइव करती है, जो कि सेक्युलर है, वेस्टर्न आइडियोलॉजीज पे बिलीव करती है, और जो उसकी मतलब क्या कहते हैं, इंग्लिश स्कूल के बारे में है, और वो जो है डेमोक्रेटिक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश स्कूल और इंटरनेशनल सोसाइटी ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया कि आप फिर थोड़ा सा वो हो जाते, डाइवर्ट हो जाते कि टॉपिक किसकी हम बात कर रहे हैं। तो आई जस्ट टोल्ड यू ऑल द थिंग्स अबाउट इंटरनेशनल सोसाइटी, एंड देन आई टोल्ड यू दैट दीज बोथ थिंग्स आर एक्चुअली सेम। तो इंटरनेशनल सोसाइटी का मेन मकसद ये है आपको बताने का, मतलब मेन जो मैंने आपको बात बतानी है वो ये है कि इनके स्कॉलर्स का ये कहना है कि जो वेस्टर्न थॉट्स है, जो वेस्टर्न कल्चर है, जो डोमिनेंसी ऑफ द वेस्ट है, वो ना कोई अभी तक रिप्लेस कर पाया है और ना कोई रिप्लेस कर पाएगा। तो दिस इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड वर्जन इन द इंटरनेशनल सिस्टम। देखिए, इंटरनेशनल सोसाइटी लफ्ज़ का मतलब समझें आप। ये वो सोसाइटी है जो अभी इंटरनेशनल वर्ल्ड मानती है। सोसाइटी का वो टाइप जो पूरी वर्ल्ड मानती है। अब वो कौन सा टाइप है जो पूरी वर्ल्ड मानती है? दैट इज़ वेस्टर्न टाइप, दैट इज़ इंग्लिश टाइप। तो अगर वो टाइप मुस्लिम होता तो दैट विल बी मुस्लिम सोसाइटी, ठीक है। तो ये वही टाइप है जो पूरी वर्ल्ड मानती है, इंटरनेशनल सिस्टम मानता है, पूरा ग्लोब मानता है उस चीज़ को। अच्छा, आई होप कि इंटरनेशनल सोसाइटी, इंग्लिश स्कूल और उसकी इवोल्यूशन, उसके कॉन्सेप्ट्स, उसका मेन आइडिया, उसके स्कॉलर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। और हमारे आईआर के सिलेबस का जो फर्स्ट पोर्शन है, फर्स्ट पार्ट है, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इंटरनेशनल सोसाइटी उसका लास्ट टॉपिक होता है, और हम आप कल से अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।